जिस प्रकार हमने परंपरागत धारणा का अध्ययन किया, क्रमवार उसका परिभाषा, उसकी चुनौतियाँ, उसमें होने वाली समस्याएं आदि आदि, उसी प्रकार अब हम गैर परंपरागत या अपरंपरागत धारणा का अध्ययन करेंगे उसी क्रम में। तो उस क्रम में दूसरा बिंदु अब आता है, अपरंपरागत धारणा का अर्थ समझने के बाद अब हम जानें कि सुरक्षा की गैर परंपरागत चुनौतियां क्या हैं, किन चुनौतियों से गैर परंपरागत समस्याओं को गुजरना पड़ रहा है। सुरक्षा की गैर परंपरागत जो चुनौतियां हैं, या जिसे हम कह सकते हैं आधुनिक खतरों की प्रकृति, आधुनिक खतरे, गैर परंपरागत माने कह सकते हैं आधुनिक, गैर परंपरागत खतरे अर्थात आधुनिक खतरे। ये जो आधुनिक खतरे हैं ये युद्ध के खतरे से अलग हैं। परंपरागत खतरों का संबंध युद्ध से है। ये जो आधुनिक खतरे हैं ये बड़े गोपनीय होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गोपनीयता, अनिश्चितता और राज्य की मशीनरी इन खतरों से नहीं निपट सकती। ये तीन बातें आपको याद रखनी हैं। आधुनिक खतरे युद्ध नहीं हैं, आधुनिक खतरे गोपनीय होते हैं, आधुनिक खतरे अनिश्चित होते हैं। कब आ जाएं कब चले जाएं पता नहीं लगेगा। कोरोना कब आया कब गया पता नहीं लगा, और गया भी है कि नहीं इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो गोपनीयता, अनिश्चितता और उसके अलावा मशीनरी, परंपरागत सुरक्षा मशीनरी के द्वारा इसका सामना नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। इन खतरों से निपटने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उनमें कुछ विशेष उपायों की जरूरत होती है, कुछ विशेष क्षमता की जरूरत होती है। कोरोना काल में आपने देखा कि सरकारी मशीनरी किस तरीके से विशेष तरीके से इस समस्या से निपट रही थी। विशेष तैयारियां, विशेष प्रयास, विशेष बजट और अपनी सर्वश्रेष्ठ काबिलियत के साथ जब संबंधित लोग उतरे तो कोरोना नियंत्रण में आया। दूसरे शब्दों में अपरंपरागत सुरक्षा के लिए विशेष उपायों की जरूरत होती है, विशेष क्षमता की जरूरत होती है आदि आदि। यदि हम आधुनिक खतरों की बात करें, अपरंपरागत खतरों की बात करें जिससे हमें सुरक्षा चाहिए, तो वे कौन सी हैं? वैसे तो बता दिया गया कि मानव निर्मित ना होकर के वे ज़्यादा प्राकृतिक ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी और इसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहली श्रेणी है मानव सुरक्षा। प्रमुख खतरा मानव सुरक्षा को लेकर, मानव सुरक्षा, राज्य सुरक्षा नहीं। परंपरागत दृष्टिकोण की यदि बात करें तो राज्य की सुरक्षा प्राथमिकता है, और राज्य जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था करता है, सुरक्षा के खतरों से मुकाबला करने की और उसे दूर करने की कोशिश करता है। परंतु सुरक्षा की यदि हम गैर परंपरागत धारणा की बात करें तो देखा जाता है कि राज्य जो है वो स्वयं भी मानव समाज को खतरा पहुंचाने का एक कारक है। बहुत अहम बात है समझने की। अपरंपरागत धारणा में राज्य जो है, सरकार जो है, प्रशासनिक मशीनरी जो है वो स्वयं भी संभवतः मानवता के लिए खतरा है, जबकि परंपरागत में मानव की सुरक्षा का दायित्व उन पर रहता है और वे बखूबी इसको निभाती है राज्य। लेकिन अब ये स्थितियां बदल गई हैं, और वो इसलिए भी बदल गई हैं क्योंकि राज्य के लिए संभव नहीं है कि वह सुरक्षा प्रदान कर सके इन आधुनिक खतरों से। दूसरे, राज्य स्वयं का वेस्टेड इंटरेस्ट भी है उन चीज़ों में जो मानव के लिए अन्यथा तो खतरनाक हैं पर विकास के लिए
तथाकथित विकास के लिए सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वह उस दिशा में चलती रहे। राज्य की संस्थाओं जैसे सेना, पुलिस, जेल कर्मचारी, इनकी ओर देखिए, कितने लोगों को ये मारते हैं, इनके द्वारा कितने कत्ल किए जाते हैं, जाने अनजाने में ही सही। कितने ही नागरिकों का एक तरीके से संहार कर दिया जाता है। ये भारत के संदर्भ में नहीं बोला जा रहा है, पूरे विश्व के संदर्भ में यदि देखें तो सरकारी मशीनरी द्वारा मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या बहुत 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 ज़्यादा है। सरकार समर्थित सेना, सरकार समर्थित पुलिस, इनके द्वारा आंदोलनकारियों को गोलियों से भून दिया जाता है, गोलियों का शिकार बनाया जाता है, बिना मुकदमा चलाए, बिना दोष साबित हुए कितने ही लोगों को वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे रख दिया जाता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जाता है, मूलभूत अधिकारों से उन्हें वंचित रख के उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। ऐसे न जाने कितने लोग जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। और इनके पीछे कौन है? इनकी समस्याओं के पीछे वही सरकार, वही सरकारी मशीनरी जो परंपरागत धारणा के तहत देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मेदार होती है। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो पैराडॉक्स है, ये जो विडंबना है, इसे समझने की जरूरत है। और ये वाली समस्या बढ़ती जा रही है, सरकारी मशीनरी द्वारा दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और इसलिए उनसे सुरक्षा की चिंता अब और बढ़ती जा रही है। तो पहला मुद्दा है मानव सुरक्षा, चुनौतियों का पहली चुनौती है मानव सुरक्षा। मानवता को सरकारी मशीनरी से सुरक्षित रखना है, अर्थात उसे खतरा किससे है? सरकारी मशीनरी से। ऐसे ही मानवता को खतरा पहुंचाने वाले मानवकृत कुछ और भी आयाम हैं, लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक खतरे ज़्यादा हैं। और उन प्राकृतिक खतरों में हमने जैसे पूर्व में बार बार जिक्र किया, समुद्री तूफान, सुनामी, बाढ़, भूकंप, पर्यावरण का प्रदूषण, वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू, महामारियां, न जाने क्या क्या। आज सभी देशों में तापमान की वृद्धि हो रही है, सभी देशों में कोरोना फैला और फैल रहा है, सभी देश आतंकवाद की समस्या से दिन प्रतिदिन ग्रसित हो रहे हैं। भूकंप न जाने किस देश में कब आ जाए, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सुनामी ने प्राकृतिक खतरे के क्या मायने हैं, इससे पूरी दुनिया को वाकिफ कर दिया। आज सभी देशों में तापमान बढ़ रहा है। यदि इसी प्रकार तापमान बढ़ता रहा तो समुद्र का तल जो है वो कुछ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी। ग्लेशियर्स की ऊंचाइयों पर जो पहाड़ हैं जहां बर्फ़ है, तापमान बढ़ने से वो पिघल के नदी के मार्ग से समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र का तल बढ़ेगा। और ऐसा यदि होता है तो बहुत से देश जो हैं या बहुत से क्षेत्र हैं वे जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और इसी प्रकार एड्स, बर्ड फ्लू के खतरे दिनों दिन फैल रहे हैं। कोरोना का खतरा जब तब उठता रहता है, उसके नए नए स्वरूपों को लेकर पूरे विश्व में चिंता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी कोरोना महामारी को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं
मानव जीवन को अपनी चपेट में दिनों दिन लेते जा रहा है। कोरोना से न जाने कितने करोड़ लोग अकाल मौत मारे गए। ऐसी बीमारी जो अचानक आई और फिर अपना पंख फैलाते जा रही है। ये जो प्राकृतिक आपदाओं से मानव को खतरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शासन से जो मानव को खतरा है वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी तुलना में अब प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले खतरे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चुनौती जो है अपरंपरागत सुरक्षा को लेकर, वह आती है आतंकवाद से। आतंकवाद गत 50 वर्ष का फिनोमेनन है। आतंकवाद मुख्यतया कुछ व्यक्तियों, कुछ समूहों, उनके द्वारा निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर और दी गई सुविधाओं पर उनके खिलाफ किया गया कार्य है, जो आपराधिक कार्य की श्रेणी में आता है। उसे आतंकवाद कहते हैं। दी गई सुविधाओं के खिलाफ कार्य करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। और इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है कि आतंकवाद जो है वह किसी राष्ट्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं होता। कुछ व्यक्ति या कुछ समूह इसमें शामिल होते हैं। आतंकवाद का जो उद्देश्य है क्या है? मुख्य उद्देश्य हिंसक कार्रवाई से समाज या राज्य से अपनी मांगे मनवाना। अर्थात उद्देश्य की बात करें तो मांगे मनवाना, और तरीकों की बात करें तो वह है हिंसक कार्रवाई। ये हिंसक कार्रवाई आतंकवाद को बहुत खतरनाक बना दी है। उनके उद्देश्यों से उतना खतरा नहीं है। उद्देश्यों को माने या ना माने ये तो सरकार पर निर्भर है, लेकिन चूंकि हिंसात्मक तरीके से दबाव बनाते हैं, इसलिए सरकार को कई बार विवश होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और न झुकने की स्थिति में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो आतंकवादी हैं अपनी मांग मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे वह हम बात करें तो पुलवामा में जहाँ पे 80 से ज़्यादा फौजियों को, जवानों को आतंकवादियों ने मार दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं आतंकवाद की जो हमारे सीमाओं में हो रही है, उससे हम वाकिफ़ हैं। 9/11 का जिक्र मैं बार बार किया है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में 2 वायुयानों ने, जिसे आतंकी लोग उड़ा रहे थे, 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो आतंकवाद का उद्देश्य मांग मनवाना और उनके कार्य करने का तरीका हिंसा बढ़ाना, हिंसा का चरम प्रयोग। इसका परिणाम क्या? आतंकवाद का परिणाम होता है जनता में असुरक्षा की भावना, सरकार से लोगों का विश्वास उठना, सरकार की क्षमता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाना। क्यों प्रश्न चिन्ह लगाना? क्योंकि आतंकवादी कभी भी कहीं भी हमला कर बैठते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी भी कहीं भी हमला करें तो वो अनिश्चितता की स्थिति में सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है व्यक्तियों को सुरक्षा देना। और जब ऐसी गतिविधि होती है, सरकार की असफलता सामने आती है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। तो सरकार पर विश्वास का उठना, उसका परिणाम क्या होगा? देश में आर्थिक विनाश होगा, राजनीतिक अस्थिरता आएगी, और अंततः क्या होगा? जनता का जब विश्वास सरकार से उठेगा तो सरकार का पतन होगा, और ये इस पतन के पीछे उनके द्वारा किए गए गलत कार्य नहीं, आतंकवाद हैं। इस समस्त घटनाक्रम से आतंकवादी जो हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर बैठते हैं, और जब ये अस्थिरता आती है तो अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए ये अपनी मांग मनवाने में सफल हो जाते हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों में घटित आतंकवाद के दौर को देखें, जम्मू कश्मीर में घटित आतंकवाद के दौर को देखें,
और देखें वहाँ कितनी राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता रही। विकास के नाम पर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग कुछ भी विकास नहीं हुआ। सरकारें आती रहीं, बदलती रहीं, करोड़ों रुपए वहाँ खर्च किए गए, लेकिन आतंकी गतिविधियों ने, आतंकवादियों ने, उनकी हरकतों ने उस क्षेत्र के विकास पर विराम लगा दिया था। सरकारें बदलती रहीं और अंततः क्या निकलता है परिणाम? लाखों लोगों की, हजारों लोगों की मौत, अकारण ही मौत, और विकास का थमना, आतंकवादियों द्वारा कुछ हद तक उस क्षेत्र में सफलता पाना, अपनी पकड़ मजबूत बनाना। आतंकवाद का अर्थ क्या है? वैसे तो हमने देख लिया कि उद्देश्य क्या है और किस तरीके से आतंकवादी काम करते हैं, हिंसा के, लेकिन इसकी एक परिभाषा को भी देखें, इसके अर्थ और परिभाषा को जानें। शाब्दिक रूप में आतंकवाद का अर्थ है टेररिज्म। टेरर मतलब भय पैदा करना, टेरर मतलब भय, उसी से बना टेररिज्म। लैटिन भाषा का शब्द है टेरर, जिसका अर्थ है आतंक। ब्रियाम जेनफिस, उन्होंने कहा है कि हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है। अर्थात आतंकवाद की जड़ में हिंसा भरी हुई है, और जितनी ज़्यादा हिंसात्मक उतनी ही गहरी पैठ की संभावना इन आतंकवादियों की उद्देश्य में संभवतः सफल होने की संभावना। तो आतंकवाद इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका बहुत निकट संबंध है हिंसा से, और ऐसी हिंसा जो अनिश्चित हो। कोई इसका काल नहीं होगा, कोई इसका क्षेत्र नहीं होगा, कोई इसका दायरा नहीं होगा। कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट 1937, उसके अनुसार क्या कहा गया? प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट, इसके तहत कहा गया कि आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों की ओर है जो किसी राज्य के विरुद्ध हो। राज्य के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि आपराधिक होगी और उसे आतंकी माना जाएगा, और उसका उद्देश्य होना चाहिए, यदि हो, कि कुछ खास लोगों या जनमानस के मन में भय पैदा करना, हिंसा करना। अर्थात इसमें शासन का विरोध और भय, ये दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और भय पैदा करने के लिए कौन सा रास्ता तैयार किया जाता है? हिंसा का रास्ता। शासन के विरोध के मायने क्या है? शासन पर दबाव बनाना, किसी उद्देश्य को लेकर शासन पर दबाव बनाना, ये आतंकवाद का उद्देश्य रहता है। तो इस प्रकार सामान्यतः हम देखेंगे कि आतंकवाद का संबंध, बहुत गहन संबंध आतंक से है, और इसीलिए आतंकवाद शब्द आया। आतंकवाद का मुख्य अभिप्राय ही है भय पैदा करना। भय पैदा करने के पीछे उस संगठन का कोई निश्चित उद्देश्य होता है। भय किस चीज के लिए? किसी एक क्षेत्र को हथियाने के लिए, किसी मुद्दे पर सरकार से उलझने के लिए। तो भय और हिंसा आतंकवाद की जड़ में है, और ये सब बड़ा अनिश्चित रहता है। आतंकवादियों की जो कार्य प्रणाली है, थोड़ा उसको समझें तो हम और बेहतर समझेंगे, जानेंगे आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आतंकवाद जो है वो किस तरह की कार्य प्रणाली अपनाता है, किन तरीकों को अपनाता है, उसकी सूची आप देखें तो समझ जाएंगे कि आतंकवाद कितना गहरा होता है, कितना खतरनाक है। पहला, राजनयिक एम्बेसडर्स या प्रमुख हस्तियों को, फेमस पर्सनालिटीज़ को, उनको अपहरण करना, किडनैप करना, और किडनैप करने के बाद सरकार पर दबाव बनाना कि इनको हम तब छोड़ेंगे जब आप हमारी ये मांग पूरी करो।
दूसरा, विमान, बस या सार्वजनिक वाहनों का अपहरण, अर्थात पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें, विमान का अपहरण करना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो 1998 बनी थी, उसमें श्री जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। आतंकवादियों ने एक विमान का अपहरण कर लिया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और विमान का अपहरण कर उसे पाकिस्तान ले गए और वहां ये मांग रखी कि अमुक व्यक्ति को, जिसे आपने गिरफ्तार करके रखा है, भारत सरकार ने गिरफ्तार करके रखा है, उसे छोड़ा जाए और उसे छोड़ने की एवज में हम इस विमान और उसके यात्रियों को सकुशल मुक्त कर देंगे, अन्यथा इस पूरे विमान को यात्री सहित बम से उड़ा देंगे। और इस प्रकार दबाव इतना पड़ा कि अंततः सरकार को विवश होकर उन 2-3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा, जो वैसे तो बहुत ही खतरनाक थे, पर चूंकि एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए लगभग 300 यात्रियों की जिंदगी का सवाल था, सरकार विवश हुई और उसने आतंकवादियों के सामने एक तरीके से घुटने टेकते हुए वे खतरनाक आतंकी सौंपे जिनको वो चाह रहे थे, और उसके एवज में भारत का विमान सकुशल यात्रियों सहित वापस लौटा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इजराइल, दूसरी ओर हम इजराइल का उदाहरण देखें, उसके विमान का जब अपहरण हुआ था, फिलिस्तीनी लोगों ने किया था, तो इजराइल के कमांडोज ने बड़े सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर ऑपरेशन किया एक तरीके का, और उस ऑपरेशन के तहत उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये सभी जो अपहरणकर्ता हैं वो पकड़े जाएं या मारे जाएं और यात्रियों का कोई नुकसान न हो। अपने इस उद्देश्य में इजरायली लोग सफल हुए। वहीं एक और उदाहरण है 1971-72 का, जब आतंकियों ने म्यूनिख ओलंपिक में, विश्व का सबसे बड़ा खेल समारोह, वहां पर इजराइल के 11 खिलाड़ियों को गोलियों से भून दिया। कुछ उनकी मांगें थीं और उन मांगों को मनाने के लिए सरकार को विवश करना, विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचना, इस उद्देश्य से उन्होंने म्यूनिख ओलंपिक का खेल गांव चुना था और वहां 11 इजरायलियों को गोलियों से भून दिया गया, जो खिलाड़ी थे, जिनका किसी भी तरह की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। ये एक दबाव का तरीका था। कहने का मकसद ये है कि आतंकवादी जो हैं वे अपहरण करते हैं और अपहरण करके ब्लैकमेल करते हैं। विमान का करते हैं, बस का करते हैं, सार्वजनिक वाहनों का करते हैं, जिसमें यात्री बैठे हों, खाली विमान नहीं, खाली बस नहीं, यात्रियों सहित। तीसरा तरीका, नेताओं की हत्या, ताकि एक नेता की हत्या होगी तो अन्य नेता घबरा जाएंगे, वे सरकार पे दबाव बनाएंगे कि इस आतंकवादी संगठन की जो मांग है उसे मान लिया जाए, आदि आदि। चौथा तरीका होता है तोड़ फोड़, आगजनी। जम्मू कश्मीर में ये बहुत सामान्य है, या था। कुछ वर्ष पूर्व तक ये घटना बड़ी सामान्य थी कि आतंकियों द्वारा वहाँ जब तब तोड़ फोड़ की जाती थी, आगजनी की जाती थी, पत्थरबाजी की जाती थी। अपहरण की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर का ही मुफ्ती मोहम्मद सईद की डॉटर का अपहरण, वह भी याद आता है। वहाँ भी सरकार को झुकना पड़ा, जिस पर आप विस्तार से कहीं अन्य पढ़ सकते हैं। और अंतिम तरीका इनका जो होता है, बल्कि अंतिम खतरनाक तरीका, वह है बम विस्फोट या गोलियों से भून देना। मानव बम, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, इसका उपयोग ये लोग करते हैं और इस प्रकार एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती है।
बहुत बड़ी संख्या, जनसंख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या प्रभावित होती है। बम विस्फोट से, जैविक हथियार थे, रासायनिक हथियार थे। भारत में ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हो चुकी हैं। मानव बम से विस्फोट के उदाहरण हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो हमला हुआ था, सांसदों पर हमले के उद्देश्य से, वह भी आतंकवादियों की गतिविधि थी। बंबई में जो ताज होटल में जो हमला हुआ, वह भी इन्हीं आतंकवादियों की गतिविधि थी और वहाँ पे तो गोलियां चलाई गईं। और सबसे बड़ा जो इन लोगों का तरीका होता है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका, सबसे घिनौना तरीका, वह है घृणा का वातावरण फैलाना। और घृणा के वातावरण से तात्पर्य है कि धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा करवा देना, और उसमें बड़े सफल हो जाते हैं। घृणा का वातावरण फैलाने के लक्ष्य से ये निर्दोष जनों की हत्या करते हैं, कई बार सामूहिक हत्या करते हैं, और इस सामूहिक हत्या का दोष दूसरे धर्म जाति के लोगों पे मढ़ दिया जाता है, और इस प्रकार दो वर्ग, दो समुदाय, दो धर्म के लोग लड़ बैठते हैं, जबकि इसके पीछे मूल रूप से आतंकी लोग रहते हैं। तो इस प्रकार आतंकवादी प्रणाली जो है, इसमें आपने जो पांचों प्रणालियां देखी, अपहरण या हत्या या तोड़ फोड़ आगजनी या बम विस्फोट और घृणा, उसमें भी सामूहिक हत्याएं, हिंसा इसकी जड़ में है, भय इसकी जड़ में है, भय और हिंसा। भारत में आतंकवाद काफ़ी गहरा हो चला है, विशेष रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में। और आतंकवाद के पीछे हमारा शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान है, जो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वो समझता है कि भारत में अशांति उसके हित में रहेगी।